Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा, यानी हमने ये सीखा कि वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करके लेंथ या लंबाई को नापते कैसे हैं। अगर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो सबसे पहले लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनका इस्तेमाल करके हम चीज़ों की लेंथ नाप सकते हैं, लंबाई नाप सकते हैं, उनमें सबसे पहले हमने मीटर रूल पढ़ा था। मीटर रूल एक नॉर्मल स्केल होता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये होती है कि ये कम से कम सिर्फ 1 मिलीमीटर नाप सकता है। यानी अगर कोई चीज़ 1 मिलीमीटर से छोटी होगी तो मीटर रूल या स्केल उसको नहीं नाप सकता। उसको बेहतर करने के लिए फिर हमने वर्नियर कैलिपर्स इस्तेमाल किया, जो कि 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से देख सकता था, यानी 1 मिलीमीटर के 10 टुकड़े करके उस एक टुकड़े को दिखा सकता था। लेकिन अगर उससे भी कोई छोटी चीज हो या उससे भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट चाहिए हो, एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए हो, तो फिर हम क्या यूज करते हैं। इसीलिए हमारा आज का आर्टिकल है जिसका नाम है स्क्रू गेज, और आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्क्रू गेज ही मैंने आपके सामने ड्रॉ किया। स्क्रू गेज का काम लेंथ मेजर करना होता है, लंबाई मेजर करना होता है। स्क्रू गेज इज बेसिकली अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्क्रू गेज एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि ये लेंथ मेजर करता है, चीजों की लंबाई मेजर करता है। स्क्रू गेज इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। चीजों की लंबाई नापने वाले आले को या चीजों की लंबाई नापने वाले इंस्ट्रूमेंट में से एक इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज। ये बात तो बड़ी क्लियर है कि इट इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये लेंथ नापता है। अच्छा, फिर हम मिसाल के तौर पर इससे बहुत सारी चीजें नाप सकते हैं, जैसे कि हम इसका इस्तेमाल करके किसी तार की थिकनेस नाप सकते हैं। वी कैन मेजर थिकनेस ऑफ अ वायर। कोई तार कितनी मोटी है या कोई तार कितनी पतली है वो हम नाप सकते हैं। या फिर इसका इस्तेमाल करके हम किसी और चीज का डायमीटर नाप सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायमीटर ऑफ अ रोड। हमारे पास अगर एक रोड है, लोहे की रोड, जैसे ये हमारे पास एक रोड है। जैसा कि हमने देखा, स्क्रू गेज एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी स्क्रू गेज का इस्तेमाल करके हम चीजों की लेंथ नाप सकते हैं। और फिर हमने मिसाल दी कि जैसे हम लेंथ में थिकनेस ऑफ अ वायर नाप सकते हैं, कोई तार कितनी थिक है, या फिर हम ये नाप सकते हैं कि किसी भी तार की का डायमीटर क्या है, किसी रोड का डायमीटर क्या है। ये चीजें हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करके नाप सकते हैं। एक और चीज जो आपने हमेशा याद रखनी है वो ये कि अगर हम स्क्रू गेज की बात करते हैं तो स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा है वर्नियर कैलिपर से, यानी ये वर्नियर कैलिपर की निस्बत बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसके रिजल्ट ज्यादा रिलायबल होते हैं, ज्यादा दुरुस्त होते हैं, ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। और ये मीटर रूल से भी ज्यादा एक्यूरेट है। ये आपको पता है, ये ग्रेटर देन का साइन है, मतलब एक्यूरेसी ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर्स एंड मीटर रूल, यानी कि ये वर्नियर कैलिपर और मीटर रूल दोनों से ज्यादा एक्यूरेट है, दोनों से ज्यादा दुरुस्त रिजल्ट्स देता है। अब ये काम कैसे करता है उसके लिए हमें इसकी डायग्राम देखनी पड़ेगी और फिर हम यहाँ पर चीजें पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास एक नॉर्मल दिखने वाला स्क्रू गेज है। अगर आप गौर करें स्क्रू गेज के ऊपर तो सबसे पहले आपको ये फ्रेम नजर आ रहा है। ये फ्रेम नॉर्मली मेटल का बनाया जाता है, किसी भी मेटल का, एल्यूमिनियम, स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह। ये जो आपके पास फ्रेम है, इस फ्रेम का नाम हमने क्या रखा है? इस फ्रेम का नाम है यू शेप मेटल फ्रेम, क्योंकि इसकी शेप यू जैसी है ना, यू की शक्ल का है ये। इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज अ यू शेप मेटल फ्रेम, ये यू की शक्ल का मेटल फ्रेम है। दूसरी चीज कि इस यू शेप मेटल के फ्रेम के साथ इस जगह पर एक नट जुड़ा होता है और ये वेल्ड हुआ होता है, यहां पर मूव नहीं कर सकता ये वाला नट, इस जगह पर ये वेल्ड हुआ होता है यहां पर। इसको हम कहते हैं एनविल कहते हैं इसको हम। और अगर आप पुरानी बुक की बात करें तो पुरानी बुक में इसका नाम था स्टड। तो इसके दो नाम है, अच्छी बात है कि अगर आप दोनों नाम याद रख लें। एनविल और स्टड। आपके पास एक यू शेप मेटल फ्रेम है और उसकी एक साइड पे एक फिक्स्ड नट लगा हुआ है, लोहे का पीस लगा हुआ है जो मूव नहीं करता, रुका रहता है। यह है एनविल या फिर स्टड। फिर इस तरफ एक नट लगा होता है जो मूव कर सकता है। देखो, स्टड और एनविल तो मूव नहीं कर सकता ना, ये वाला नट मूव नहीं कर सकता, लेकिन ये जो नट लगा हुआ है ये मूव कर सकता है और इसको हम कहते हैं स्पिंडल। ये जो नट मूव कर सकता है, जो उस तरफ को लगा हुआ है, राइट साइड को की तरफ लगा हुआ है, इस नट का नाम हमने रखा हुआ है स्पिंडल। ये स्पिंडल, अब गौर कीजिएगा,
ये स्पिंडल यहां से इसके अंदर से होता हुआ, ये जो आपके पास हिस्सा नजर आ रहा है ना, ये स्पिंडल इसके अंदर से होता हुआ पीछे वाले हिस्से के साथ जुड़ा होता है। तो जब हम पीछे वाले हिस्से को घुमाते हैं ये भी घूमता है, और पीछे वाला हिस्सा आगे आता है तो ये भी आगे जाता है। ये स्पिंडल इस तरीके से काम करता है। नाउ अगर आप इस साइड को देखें, ये जो ब्लैक वाला हमने सिस्टम बनाया हुआ है, ये वाली जगह, इसके दो नाम है। हम इसको कहते हैं होलो सिलेंडर, या तो हम इसको कहते हैं होलो सिलेंडर, और इसका एक और नाम भी है होलो सिलेंडर, या फिर स्लीव भी कहा जाता है इसको। तो इसके दो नाम है, आपने दोनों नाम याद रखने। ये सेंट्रल रीजन को हम होलो सिलेंडर भी कहते हैं और स्लीव भी कहते हैं। आई होप सो कि यहां तक आपको सारी बात क्लियर होगी। ये जो पीछे रेड कलर का बड़ा सा हिस्सा बनाया हुआ मैंने, ये रेड कलर के बड़े वाले हिस्से को हम कहते हैं थिम्बल। सो यहां से अब आपको एक और बात याद हो जाएगी, और वो क्या, वो ये कि ये जो हमारा स्पिंडल है ये पीछे से किसके साथ जुड़ा होता है, थिम्बल के साथ जुड़ा होता है। हमारा स्पिंडल, मैंने बताया कि ये स्पिंडल यहां से एक्सटेंड करता है, इसके अंदर से होता हुआ पीछे वाले हिस्से के साथ जुड़ता है, और ये पीछे वाले हिस्से का नाम हमने क्या रखा हुआ है, थिम्बल। यानी स्पिंडल किससे जुड़ा होता है, थिम्बल से जुड़ा होता है। और जब कभी भी हम अपने इस थिम्बल को रोटेट करवाते हैं, ऐसे करके गोल गोल घुमाते हैं, तो ऐसे करके गोल गोल घूमने से ये स्पिंडल भी घूमता है और आगे की डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। और अगर मैं इसको उल्टा घुमाऊंगा, जैसे मैं अभी इधर को घुमा रहा हूं, अगर मैं उल्टा घुमाऊंगा तो ये कहां को जाएगा, पीछे को जाएगा। सो इस तरीके से ये काम करता है। अब और कुछ कंपोनेंट्स भी हैं यहाँ पर, जैसे आपको ये ग्रीन लाइन नजर आ रही है, ये ग्रीन लाइन किसके ऊपर बनी हुई है, होलो सिलेंडर या स्लीव के ऊपर बनी हुई है। यहां पर गौर कीजिएगा, मैं इसको ग्रीन से ही हाईलाइट करूंगा ताकि आपको याद रहे। ये जो ग्रीन लाइन है ना बच्चों, इसको कहते हैं इंडेक्स लाइन। स्क्रू गेज में स्लीव के ऊपर जो ग्रीन लाइन है, उस ग्रीन लाइन का नाम हमने क्या रखा हुआ है, इंडेक्स लाइन। और इंडेक्स लाइन का एक और नाम भी है, इंडेक्स लाइन को हम डेटम लाइन भी कहते हैं। सो बेटा ये दोनों बातें याद रहेंगी आपको। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब लेटी हुई लाइन है। कोई लाइन अगर ऐसे हो तो वो हॉरिजॉन्टल होती है, और ऐसे हो तो वो वर्टिकल होती है। सो ये लाइन ऐसे है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहते हैं इंडेक्स लाइन या फिर डेटम लाइन। तो ये जो इंडेक्स लाइन या फिर डेटम लाइन है, ये यहाँ पर मौजूद है। किसके ऊपर मौजूद है, होलो सिलेंडर या स्लीव के ऊपर। तो इस लाइन का नाम क्या है, इंडेक्स लाइन या फिर डेटम लाइन। अगर आप गौर करें तो हमारी इस इंडेक्स लाइन या डेटम लाइन के ऊपर एक स्केल छपा हुआ है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये जो स्केल है ये किसके ऊपर छपा हुआ है, इंडेक्स लाइन के ऊपर छपा हुआ है। तो बेटा ये हमारे स्क्रू गेज का सबसे इंपॉर्टेंट स्केल है। इसको कहते हैं मेन स्केल। जिस तरह आपने अगर वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा है तो वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल था ना, यहाँ स्क्रू गेज में भी एक मेन स्केल है, और वो किसके ऊपर छपा हुआ है, याद रखना, इंडेक्स लाइन के ऊपर। ये हमारी इंडेक्स लाइन है, और इंडेक्स लाइन के बिल्कुल ऊपर देखें तो हमारे पास कौन सा स्केल आता है, मेन स्केल। आई होप सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। उसके बाद अगर आप यहां देखो तो ये एक और स्केल है जो रेड कलर की लाइन के ऊपर बना हुआ है। एक तो ग्रीन कलर की लाइन पे बना हुआ है ना ये वाला, ये इंडेक्स लाइन के ऊपर बना हुआ है। तो जो इंडेक्स लाइन के ऊपर बना है स्केल, उसका नाम है मेन स्केल। और एक स्केल ये बना हुआ है आपका, बेटा ये जो स्केल है ये हमारे स्क्रू गेज का दूसरा स्केल है, और इस स्केल का नाम है सर्कुलर स्केल। तो कुल मिला के अब आप ये बात भी सीख चुके हैं कि हमारे स्क्रू गेज पर दो स्केल्स हैं, एक हमारा मेन स्केल है और दूसरा हमारा सर्कुलर स्केल है। और सर्कुलर स्केल के ऊपर अगर लाइनें देखें तो कितनी है, अक्सर बच्चे कहते हैं 49, नहीं 49 नहीं है, 50 है, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है। तो 0 से शुरू होगे 49 तक जाओगे तो 50 लाइनें बनेंगी। हाँ 1 से 49 तक जाओगे तो 49 होंगी, लेकिन 0 से 49 तक जाओगे तो 50 होंगी ना, 0 वाली लाइन भी काउंट होगी। सो आपके पास 50 लाइनें होती हैं सर्कुलर स्केल के ऊपर। अच्छा एक और बात, कुछ स्क्रू गेज ऐसे भी होते हैं जिसके सर्कुलर स्केल पे 50 नहीं 100 लाइनें होती हैं, 100 लाइन्स होती हैं। तो ये बात भी याद रखनी है कि कुछ सर्कुलर स्केल्स 50 डिवीजन्स वाले होते हैं, मतलब कुछ पे 50 लाइनें होती हैं, और कुछ सर्कुलर स्केल्स पे 100 लाइनें होती हैं। वो भी मैं आपको यहाँ पे नीचे डिस्कस भी करता हूँ। आखिरी हिस्सा ये है, और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा और बहुत ज्यादा काम आने वाला हिस्सा है। काम आने वाले हिस्से का नाम है रैचेट। सो ये आपके पास जो हिस्सा है इसको कहते हैं रैचेट। इसको अच्छे से आपने समझना और सीखना है ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट आ जाए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो ये जो लास्ट में हिस्सा है हमारे पास, इस लास्ट पार्ट का नाम हमने रखा हुआ है रैचेट। क्या है ये रैचेट, बेटा गौर कीजिएगा। लेट्स से कि मैंने इस मार्कर का डायमीटर मालूम करना है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मार्कर कितना मोटा है। ये चेक करने के लिए मैं इसको यहां रखूंगा इस जगह पर।
यानी एनविल और स्पिंडल के दरमियान में। तो जब मैं इसको एनविल और स्पिंडल के दरमियान में रखूंगा यानी इस जगह पर रखूंगा, सो अभी तो ये फिक्स नहीं है ना, मतलब अगर देखो इसको मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे चला जाएगा, अभी ये फिक्स नहीं है, तो मैं इसको यहां पर रख के यहां से घुमाऊंगा, यहां से घुमाऊंगा तो अभी देखो मैंने बताया ये घूमेगा तो स्पिंडल आगे आएगा, जब मैं इसको घुमाऊंगा ये स्पिंडल आगे इसको पकड़ लेगा ऐसे और ये यहीं पड़ा रहेगा, और फिर हम इसकी यहां से स्केल देख के लेंथ मालूम कर लेंगे। लेकिन एक मसला है, मसला ये है कि जब ये फिक्स हो जाएगा इसको घुमाने पर ये मजीद आगे आएगा, और जब ये मजीद आगे आएगा तो या तो ये इस मार्कर को कंप्रेस कर देगा जिससे लेंथ खराब हो जाएगी, या फिर ये इस मार्कर को तोड़ देगा, इसमें आपका स्क्रू गेज भी खराब हो सकता है। उसके लिए फिर साइंटिस्ट ने यहां पर ये रैचेट लगाया है। ये रैचेट पुलिस वाले की तरह काम करता है, जैसे ही कोई बंदा हेलमेट के बगैर बाइक पे आता है तो पुलिस वाला पकड़ के उसका चालान कर देता है, ये रैचेट भी वैसे ही है। जैसे यहां पर ओवर टाइटनिंग होने लगती है, लेट मी रिपीट इट, मैंने क्या लफ्ज बोला, ओवर टाइटनिंग, तो जैसे ही यहां पर ओवर टाइटनिंग होने लगती है ये रैचेट शोर मचाने लग जाता है, टक 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 की आवाज आने लग जाती है, इसको कहते हैं क्लिकिंग साउंड। यानी अगर मैं यहां पर किसी भी चीज को रख के यहां से टाइट कर रहा हूं तो ओवर टाइटनिंग से बचाने के लिए यहां पर साइंटिस्ट ने क्या बनाया है, रैचेट, क्योंकि जैसे ये टाइट होगा रैचेट टक 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 की आवाज देने लग जाएगा, तो रैचेट यहां पर अलार्म के तौर पे काम करता है। यानी मैं ये कह सकता हूं रैचेट का काम, यहीं पे लिख रहा हूं, आप समझ तो चुके ही हैं, यहीं पे लिख रहा हूं काम, ध्यान से सुनिएगा। रैचेट का काम क्या है, रैचेट का काम है इट प्रिवेंट्स ओवर टाइटनिंग, ये ओवर टाइटनिंग से बचाता है। ओवर टाइटनिंग मतलब हद से ज्यादा टाइट होने से बचाता है। प्रिवेंट्स ओवर टाइटनिंग, कैसे बचाता है, रोकता कैसे ओवर टाइटनिंग को, सो प्रिवेंट्स ओवर टाइटनिंग बाय मेकिंग अ क्लिकिंग साउंड, बाय मेकिंग अ क्लिकिंग साउंड, यानी जैसे ही ओवर टाइटनिंग होने लगती है ये एक क्लिकिंग साउंड पैदा करता है, और उस क्लिकिंग साउंड से हमें पता लग जाता है कि अब मटेरियल टाइट हो गया, उसको मजीद टाइट नहीं करना। सो रैचेट का काम तो बड़ा खास है, ये तो ओवर टाइटनिंग से बचाता है। सो प्रिवेंट्स ओवर टाइटनिंग बाय मेकिंग अ क्लिकिंग साउंड। आई होप सो कि आपको इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग मेरी इस डायग्राम समझाने के बीच में ही समझ आ गई होगी। कुछ बातें जो मैं मेन स्केल और सर्कुलर स्केल के बारे में आपको बताना चाहता हूं वो मैं यहां लिखूंगा, जरा गौर कीजिएगा। मैंने आपको बताया स्क्रू गेज में दो स्केल्स हैं, एक हमारे पास है मेन स्केल और दूसरा सर्कुलर स्केल। इनके बारे में कुछ बातें आपने याद रखनी है। पहली बात, ये जो मेन स्केल आपको नजर आ रहा है ना, इसमें ये रीडिंग्स मिलीमीटर में लिखी हुई है, सेंटीमीटर में नहीं लिखी हुई। जिस तरह वर्नियर कैलिपर में मिलीमीटर में भी होती है और सेंटीमीटर में भी होती है, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर मिलीमीटर मार्क्स होते हैं सिर्फ। तो जो स्क्रू गेज का मेन स्केल है इट हैज मिलीमीटर मार्क्स, इसके ऊपर मिलीमीटर वाली लाइनें होती हैं, इट हैज मिलीमीटर मार्क्स। इज इट क्लियर नाउ? अच्छा आगे देखें, मेन स्केल की एक और बात, ये रहता कहां है, इसका एड्रेस, एड्रेस याद रखना है आपने, गौर कीजिएगा। मैंने बताया मेन स्केल किसके ऊपर छपा होगा, इंडेक्स लाइन या डेटम लाइन के ऊपर छपा होगा, ऐसा ही है। अच्छा, और रहता कहां है, ये स्लीव के ऊपर। कहां पे रहता है, स्लीव के ऊपर, और स्लीव के साथ कौन है, स्पिंडल। ये फिर समझ लो, फिर समझ लो, लगता है आप समझे नहीं, फिर समझो। यहां देखो, ये आपका मेन स्केल है, ये कौन सा स्केल है बेटा, मेन स्केल। अच्छा अब मेन स्केल देखो, ये ग्रीन लाइन के ऊपर है ना, ग्रीन वाली गली में रहता है। सो ग्रीन वाली गली का नाम क्या है, इंडेक्स लाइन, इंडेक्स लाइन। अच्छा और मेन स्केल का एड्रेस क्या है, स्लीव, स्लीव के ऊपर है, और स्लीव के साथ कौन है, स्पिंडल। तो अब आपको मेन स्केल का एड्रेस याद हो जाए। अब कल को बंदा आपसे पूछता है कि ये मेन स्केल भाई रहते कहाँ हैं, तो आप कहेंगे कि मेन स्केल भाई के घर का एड्रेस है स्पिंडल महल्ला, गली नंबर इंडेक्स लाइन, और वो महल्ला कौन सा है, स्लीव महल्ला, ये भी उसका नाम है। सो अगर मैं इसका एड्रेस यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहली बात, ये स्पिंडल में पाया जाता है, स्पिंडल के साथ होता है, ये हमसाया इसका कौन है, स्पिंडल। और रहता कौन से महल्ले में है, ये स्लीव में, स्लीव महल्ले में रहता है। और इसकी गली का नाम क्या है, इसकी गली का नाम है इंडेक्स लाइन। बोलो समझ आ गई, लो जी। सो ये आपको इसका एड्रेस भी याद हो गया मेन स्केल का। मेन स्केल कहाँ रहता है, मेन स्केल रहता है स्लीव पे। मेन स्केल का मल्लेदार कौन है, स्पिंडल, और मेन स्केल की गली कौन सी है, इंडेक्स लाइन। याद हो गया। अब बात करते हैं सर्कुलर स्केल के वाले से कि सर्कुलर स्केल में क्या खास बात है, गौर कीजिएगा। ये आपका सर्कुलर स्केल है, अब इसका एड्रेस भी याद होना चाहिए। तो सर्कुलर स्केल देखो किस महल्ले में रहता है, थिम्बल महल्ले में रहता है। ये पूरा जो रेड वाला मैंने बनाया ना, ये सारा थिम्बल है, इसका नाम है थिम्बल। सो देखो सर्कुलर स्केल ये पूरा किस इलाके पे पाया जाता है,
थिम्बल में पाया जाता है। सो मैं यहाँ पर कहूँगा कि थिम्बल में रहता है। अच्छा, दूसरी बात, इस पे या तो 50 डिवीजन्स होती हैं सर्कुलर स्केल पे, सो देयर आर 50 डिवीजन्स। अच्छा, और कितनी हो सकती हैं? तो मैंने बताया था कुछ 50 डिवीजन वाले होते हैं और कुछ 100 डिवीजन्स वाले होते हैं। तो आपके पास सर्कुलर स्केल या तो 50 डिवीजन्स वाला होगा या 100 वाला होगा। रहता कहाँ है? ऑन वन साइड ऑफ थिम्बल। ये थिम्बल के एक किनारे पे पड़ा होता है बेचारा, ऑन वन साइड ऑफ थिम्बल, ये थिम्बल की एक साइड पे होता है। बोलो बात क्लियर हो गई? एनी प्रॉब्लम? लो जी, सो ये आपके पास सर्कुलर स्केल आ गया, ये मेन स्केल आ गया। सर्कुलर स्केल को सर्कुलर स्केल क्यों कहते हैं, सवाल है। सर्कुलर स्केल को सर्कुलर स्केल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये घूम सकता है। देखो यहाँ पे मैंने एरो बनाया हुआ है कि घूम सकता है, और जब मैं सर्कुलर स्केल को घुमाता हूँ तो ये स्पिंडल कहाँ जाता है? आगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ये स्पिंडल यहाँ से होके किसके साथ जुड़ता है? थिम्बल के साथ जुड़ता है। तो चूंकि ये स्पिंडल यहाँ से इस थिम्बल के साथ जुड़ा होता है, तो जब मैं इस थिम्बल को घुमाता हूँ ये भी घूमता है। और आपको पता है किसी नट को घुमाओ तो वो आगे जाता है। जैसे बोतल का ढक्कन लगा लो, बोतल का ढक्कन ऐसे करो तो वो बंद हो जाता है, ऐसे करो तो ओपन हो जाता है, बिल्कुल ऐसे। अगर आप इसको ऐसे करो तो इधर चला जाएगा, उल्टा घुमाओ तो वापस आ जाएगा। दैट्स द फंक्शनिंग ऑफ स्पिंडल। अब यहाँ ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है पिच का कॉन्सेप्ट। ये क्रिकेट पिच नहीं है, स्क्रू गेज की पिच है। तो क्या है जी स्क्रू गेज की पिच? आप जरा गौर कीजिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जब आप इस सर्कुलर स्केल को घुमाओगे, जैसे अपने माता पिता को घुमाते हो, इस सर्कुलर स्केल को जब आप घुमाओगे तो ये स्पिंडल कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। नहीं समझे? इधर देखो, इसको घुमाया ये आगे चला गया, इसको घुमाया ये आगे चला गया, इसको वापस घुमाया तो ये वापस पीछे आ गया। दैट्स द फंक्शनिंग। आप सर्कुलर स्केल को घुमाओगे ये आगे चला जाएगा, वापस घुमाओगे पीछे आ जाएगा। कौन पीछे आ जाएगा? स्पिंडल पीछे आ जाएगा। अब गौर कीजिएगा बेटा, देखो अगर आप इसको एक पूरा चक्कर देते हो ना, मतलब एक पूरा चक्कर घुमाते हो, सर्कुलर स्केल को पूरा घुमाते हो, अब पूरा कैसे घूमेगा? अभी देखो यहाँ पर ही आपको क्या नजर आ रहा है? जीरो। मैं इसको घुमाता हूँ, ये घूमना शुरू करता है, घूमता 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 है और वापस जीरो आ जाता है, तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा ना, मतलब जीरो है। इसको घुमाया मैंने, ये घूम के घूम के घूम के वापस जीरो वहीं आ गया, एक चक्कर पूरा हो गया। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको एक रेवोल्यूशन दूं पूरी, 1 REV का मतलब है एक रेवोल्यूशन, तो अगर मैं इसको एक रेवोल्यूशन दूं, एक चक्कर दूं, तो ये कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। आपको पता है ना, इसको घुमाओ तो ये आगे जाता है। तो जब मैं इसको एक रेवोल्यूशन दूंगा, मतलब एक चक्कर पूरा दूंगा, तो ये कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। कितना आगे जाएगा? दैट्स द थिंग। जब आप 50 रीडिंग्स वाले सर्कुलर स्केल को या 50 डिवीजन वाले सर्कुलर स्केल को एक पूरा चक्कर देते हो ना, सो ये 0.5 मिलीमीटर आगे जाता है। 0.5 मिलीमीटर आगे चला। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा। जब मैं 50 डिवीजन वाले सर्कुलर स्केल को घुमाता हूँ, ये स्पिंडल आगे जाता है। कितना आगे जाता है? 0.5 मिलीमीटर। और इस 0.5 मिलीमीटर को कहते हैं पिच, पिच ऑफ स्क्रू गेज। ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लिखा है, जरा गौर कीजिएगा। 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ थिम्बल, मतलब जब मैं थिम्बल को एक पूरा चक्कर दूं, ये देखो ना, 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ थिम्बल, थिम्बल को जब मैं एक पूरा चक्कर देता हूं, सर्कुलर स्केल मूव फॉरवर्ड। आपको पता है ये सर्कुलर स्केल आगे आता है और इसकी वजह से ये स्पिंडल भी आगे जाता है। कितना आगे जाता है? बाय 0.5 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर। अगर 50 वाला होगा तो 0.5 मिलीमीटर जाएगा, और अगर सर्कुलर स्केल 100 डिवीजन वाला होगा तो कितना आगे जाएगा? 1 मिलीमीटर। सो 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ थिम्बल, जब आपका थिम्बल एक पूरा चक्कर पूरा करता है, सर्कुलर स्केल आगे चला जाता है, आगे की तरफ मूव कर जाता है। और जब ये आगे की तरफ मूव करता है, कितना मूव करता है? 50 डिवीजन वाला होगा तो 0.5 मिलीमीटर, 100 डिवीजन वाला होगा तो 1 मिलीमीटर। और आगे ये जो डिस्टेंस कवर किया है, इसका नाम हमने रखा हुआ है पिच। दिस डिस्टेंस इज पिच ऑफ स्क्रू गेज। इस डिस्टेंस को हम स्क्रू गेज की पिच कहते हैं। पिच के वाले से एक आखिरी कॉन्सेप्ट, फिर हम लीस्ट काउंट पढ़ेंगे। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं बता चुका हूँ, बस लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, आपको मैंने बताया सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन भी हो सकती हैं। आप ऐसा स्क्रू गेज भी बाय कर सकते हैं जिसके सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन हैं, ठीक है।
आप ऐसा भी बाय कर सकते हैं जिसके सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन्स हैं. सो यू कैन परचेज अ स्क्रू गेज विद 50 डिवीजन्स एंड आल्सो यू कैन परचेज अ स्क्रू गेज विद 100 डिवीजन्स. अच्छा, अगर 50 डिवीजन वाला हुआ ना तो इसकी पिच कितनी होगी? अगर आपके पास 50 डिवीजन वाला स्क्रू गेज है ना, उसकी पिच होगी 0.5 मिलीमीटर. इफ़ यू हैव अ स्क्रू गेज ऑफ 50 डिवीजन्स जिसके सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन है, जैसे ये है, तो वो कितना आगे जाएगा? 0.5 मिलीमीटर. तो उसकी पिच कितनी होगी? 0.5 मिलीमीटर. और अगर आपके पास 100 डिवीजन वाला है, लेट्स से आपके पास 100 डिवीजन वाला स्क्रू, तो 100 डिवीजन वाले स्क्रू गेज में फिर पिच कितनी होगी? फिर पिच होगी 1 मिलीमीटर. यानी अब आपका स्क्रू गेज कितना आगे जाएगा? 1 मिलीमीटर आगे जाएगा. सो बच्चों, आई होप सो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने जितना कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया वो समझ आ गया होगा. अब हम देखेंगे कि हमारे स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है. नो, सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि लीस्ट काउंट होता क्या है. हम लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज पढ़ रहे हैं, लेकिन लीस्ट काउंट होता क्या है ये कैसे पता चलेगा? सो एक छोटी सी बात याद रखिएगा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटी रीडिंग ले सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे कम रीडिंग ले सकते हैं, उसको कहते हैं स्क्रू गेज. उसको कहते हैं लीस्ट काउंट. किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटी रीडिंग ले सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे कम रीडिंग ले सकते हैं, उसको कहते हैं लीस्ट काउंट. सो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट भी वही होगा, स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन ऑन स्क्रू गेज. स्क्रू गेज पे सबसे छोटी रीडिंग जो ली जा सकती है वो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है. अब इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला याद रखिएगा. लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, इसका फार्मूला है पिच. आपने उस स्क्रू गेज की पिच लेनी है और पिच को आपने डिवाइड कर देना है. डिवाइड करना है विद नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. सर्कुलर स्केल पे कितनी डिवीजन है? मिसाल के तौर पर अब 2 केसेस बन जाते हैं. अब यहाँ कितने केसेस बन जाते हैं? 2 केसेस. अब आप कहेंगे सर 2 केसेस कैसे? दोनों केसेस समझो, फिर आपको पता लग जाएगी बात. देखो, हम लीस्ट काउंट निकालने लगे हैं. लीस्ट काउंट का बेटे क्या फार्मूला है? लीस्ट काउंट का फार्मूला है बच्चों पिच, एंड आप उसको डिवाइड करोगे विद नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. अब गौर कीजिएगा सब बच्चे, बेटा जब हमारे स्क्रू गेज की पिच 0.5 मिलीमीटर होगी तो सर्कुलर स्केल पे डिवीजन्स कितनी होगी? 50. इसका मतलब है अगर मैं पिच को लिखता हूँ 0.5 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन्स लिखता हूँ 50, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा. आप अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. हमारा लीस्ट काउंट यहाँ पर आएगा 0.01 मिलीमीटर. मतलब स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता? 0.01 मिलीमीटर होता. इज इट क्लियर? नो, आगे चलते हैं. दूसरा हम लीस्ट काउंट देखेंगे दूसरे स्क्रू गेज का. दूसरा स्क्रू गेज क्या है? जिसकी पिच 1 मिलीमीटर होगी और डिवीजन 100 होंगी. सो अब हम उसकी बात कर लेते हैं. यहाँ देखिएगा, हम लीस्ट काउंट निकाल रहे हैं. अब हम पिच कितनी ले रहे हैं? 1 मिलीमीटर. तो पिच की जगह हम लिख देंगे 1 मिलीमीटर. और इस केस में हमारे सर्कुलर स्केल पे डिवीजन्स कितनी आ रही हैं? 100. तो हम लिखेंगे 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 100. बस अब आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें, आपका लीस्ट काउंट अगेन से आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर. यहाँ से क्या सीखे बच्चे आप? यहाँ से आपने सीखा कि चाहे 50 डिवीजन्स वाला स्क्रू गेज ले लो, चाहे 100 डिवीजन वाला स्क्रू गेज ले लो, लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर दोनों में रहेगा. लीस्ट काउंट विल बी द सेम. अब पेपर में इसके वाले से एमसीक्यूज आता है, वो एमसीक्यूज लिख के दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा. एमसीक्यूज क्या आता है पेपर में? एमसीक्यू आता है जी लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज. ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, एलसी मतलब लीस्ट काउंट, एसजी मतलब स्क्रू गेज. सो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज. अब ऑप्शन आते हैं. ऑप्शन आता है जी 1 मिलीमीटर, ऑप्शन आता है जी 0.01 मिलीमीटर, ऑप्शन आता है जी 0.001 सेंटीमीटर, और डी वाला ऑप्शन आता है जी बोथ बी एंड सी. तो क्या आंसर लगाएंगे? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे भाई सामने लिखा हुआ है 0.01 मिलीमीटर, तो इसका आंसर होगा 0.01 मिलीमीटर.
लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सेंटीमीटर में देखो तो ये भी ठीक है, क्योंकि जब आप इसको सेंटीमीटर में करोगे तो 0.01 मिलीमीटर 0.001 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा? बोथ बी एंड सी, दैट्स योर आंसर। तो इस तरह का अगर कोई एमसीक्यू आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना। यहाँ तक हमने बेसिक वर्किंग और हमने लीस्ट काउंट पढ़ लिया स्क्रू गेज का। इसके बाद अब हम देखेंगे कि ज़ीरो एरर क्या होता है, कैसे मालूम करते हैं, और स्क्रू गेज का इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज़ की रीडिंग ले कैसे सकते हैं। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.